नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आबकारी घोटाले के मामले में आज सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की। उनका लॉकर गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक में है। सीबीआई की टीम ने लॉकर की तलाशी ली और जब लॉकर खोला गया तो सीबीआई की टीम के साथ उनके सीबीआई के अधिकारी उनकी पत्नी के सामने लॉकर खोला गया। जांच के बाद जब सीबीआई टीम लौट रही थी तब मनीष सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि उनके लॉकर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर और उनके दफ्तर की 14 घंटे तक तलाशी ली थी। सीबीआई ने उनके घर से कुछ दस्तावेज और कंप्यूटर डिवाइस को भी अपने कब्जे में लिया था। मनीष सिसोदिया का लॉकर उस दिन सील कर दिया गया था, जिसके बाद आज सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में सीबीआई ने उनका लॉकर खोला। उनके ऊपर दिल्ली में आबकारी घोटाले का आरोप है, जिसके मामले में वह आरोपी नंबर 1 है। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर उनके खिलाफ जांच की गई है। सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री हैं। और अब बात अन्ना हजारे की। अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु अन्ना हजारे ने उन्हें पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर देने के लिए कहा है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार आपको खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीतियों को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उन्हें पढ़कर दुख होता है। अरविंद केजरीवाल को पुराने दिन याद दिलाते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि आप हमारे गांव रालीगढ़ आए आए थे। यहाँ आपने शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि पर रोक की प्रशंसा भी की थी। राजनीति में आने से पहले आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी। इस पुस्तक में आपने ग्राम सभा शराब नीतियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। तब आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। आपकी सरकार ने दिल्ली में कई शराब नीति बनाई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इससे शराब की बिक्री और उसे पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और यह जनता के हित में नहीं है। और अब बात है कांग्रेस पार्टी के सियासी संकट की। गुलाम नबी आजाद के पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भगदड़ मच गई है। आजाद के समर्थन में कश्मीर के 50 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल है। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपे करीब 5 पेज लंबे त्यागपत्र में उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उस दौरान उन्होंने खासतौर से वायनाड सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। आजाद के समर्थन में इस्तीफा देने वाले ताराचंद ने कहा कि हाँ, मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं और आजाद साहब के साथ शामिल हो रहा हूं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 नेता भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने भी पार्टी छोड़ने और आजाद के समर्थन में ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर गांधी परिवार के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपने सांसद शशि थरूर को मंगल शशि थरूर द्वारा पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पर विचार किए जाने को लेकर मंगलवार को कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और कांग्रेस का संविधान भी मौजूद है। ऐसे में वे जो उचित समझते हैं वे कर सकते हैं। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कहा कि लोग सोचने को स्वतंत्र हैं। मैंने आर्टिकल में लिखा है कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है। लोकतांत्रिक देश में पार्टियों में लोकतंत्र होना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का ऐलान किया है। और अब अगली खबर है आर्थिक नगरी मुंबई की। पूरा महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस तनाव में है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान आतंकवादी हमले की धमकी दी गई है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल में एक कॉल में कहा गया कि जल्द ही शहर में 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुंबई में अलर्ट घोषित किया गया है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई की सड़कों पर भारी भारी भीड़ रहती है, जिसे किसी आतंकी हमले से बचाव की रणनीति तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के समुद्री तट पर
हथियारों से भरी नाव भी बरामद हुई थी। उस समय भी मुंबई में हमले की धमकी दी गई थी। गणेश चतुर्थी के पर्व से एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नांगरे पाटिल मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह भर्तियां राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में की जाएंगी। साथ ही पीजीआई के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते भी दिए जाएंगे। पीजीआई में नवनिर्मित इमरजेंसी मेडिसिन और आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र के संचालन के लिए 2142 पदों को स्वीकृत किया गया है। इसमें सबसे अधिक 505 नर्स हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, अटेंडेंट समेत कई पद शामिल हैं। और अब बात है अंकिता सिंह की बर्बर हत्या की। अंकिता केस में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और गृह सचिव के साथ डीजीपी को भी तलब किया है। अंकिता सिंह की मौत के मामले में एसआईटी अपना जांच कर रही है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है कि डीजीपी और मुख्य सचिव इस मामले से जुड़ी सभी फाइलों के साथ उपस्थित हो। अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश तो दिया ही है और साथ ही ये उस समय हुआ जब अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अंकिता के परिजन इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मामले की गहन तफ्तीश के लिए एसआईटी ने अंकिता के घर जाकर विभिन्न सबूत जुटाए हैं। इस मामले में पुलिस ने शाहरुख के अलावा एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 23 अगस्त को अंकिता उस वक्त जब वो सो रही थी उस पर पेट्रोल डाला गया और उसे जिंदा जला दिया गया। शाहरुख ने नींद में ही सो रही अंकिता पर पेट्रोल डाला था और उसे जिंदा जलाया था। शाहरुख करीब 5 दिन तक मौत से लड़ने के बाद अंकिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अंकिता का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया था। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े सारे मामलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा है कि गुजरात दंगों से जुड़े केस निष्फल साबित हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में उन पर कार्रवाई को बंद किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि गुजरात दंगों में 9 में से 8 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े अवमानना के केस को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को भी बंद करने का आदेश दिया है। दोनों ने इस मामले में पहले से ही माफी मांग ली है। और अब बात करते हैं बैंक छुट्टियों की। सितंबर के महीने में बैंक की छुट्टियां ज्यादा होने वाली हैं। बैंकों के कार्य दिवस के हिसाब से आप अपना काम करने की तैयारी कर लें। सितंबर के महीने में 12 छुट्टी होने वाली हैं। इसमें गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, ओणम, नवरात्रि, सेकंड सैटरडे जैसी छुट्टियां शामिल हैं। बैंक में रिजर्व बैंक हर कैलेंडर वर्ष में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। इसमें से कई अवकाश राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और कुछ स्थानीय स्तर के होते हैं। उस दिन पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहती हैं। अलग अलग राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट भी अलग अलग होती है। इस बार की छुट्टियों में कई स्थानीय छुट्टियां भी शामिल हैं, जिसमें नारायण गुरु समाधि दिवस, नर्मना गुरु जयंती पर कोच्चि और त्रिवेंद्रम में छुट्टी रहेगी, जबकि विश्वकर्मा पूजा में झारखंड में छुट्टी रहेगी। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में बस आज इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ रोजाना ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।